पश्चिम बंगाल सरकार के सामने ईडी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी की मुश्किल बढ़ती दिखाई दी। ईडी की कोई भी दलील कोर्ट में काम करती नहीं दिखाई दी। कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। तो कैसे पश्चिम बंगाल सरकार के सामने मुश्किल में दिख रही है ईडी, देखिए इस रिपोर्ट में। ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश ईडी पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पहले तो कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी को गुहार लगानी पड़ी कि सुनवाई टाल दें, छापे में हमें कुछ नहीं मिला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी सवालों में घिरी हुई दिखाई दी। दरअसल 8 जनवरी को सुबह ईडी की टीम ने कोलकाता में छापेमारी की। निशाने पर थे आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकाने। प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी चीफ भी हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्दी ही होने वाला है, इसीलिए वो पार्टी की स्ट्रेटेजी का काम भी देख रहे हैं। ऐसे में आईपैक पर छापे का मामला तूल पकड़ना था, वैसा हुआ भी। टीएमसी चीफ इस दौरान छापेमारी वाली जगह पर पहुंच गईं। बाद में ईडी अधिकारियों के साथ उनके विवाद की खबर भी आई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ईडी ने याचिका दायर की थी तो बंगाल सरकार ने भी कैविएट लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़े आरोप लगा दिए। कहा कि ममता बनर्जी ने ईडी को काम करने से रोका है। ईडी के अधिकारी कोयला घोटाले के मामले में छापेमारी कर रहे थे तो बंगाल की सीएम रुकावट बनकर खड़ी हो गईं। उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, क्रिमिनल केस होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सिर्फ सरकारी काम में ही बाधा नहीं डाला है बल्कि डकैती डाली है। छापेमारी में जो सबूत ईडी ने बरामद किए, ममता सब कुछ छीन कर ले गईं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये डकैती का मामला है, इसीलिए ममता के खिलाफ डकैती की धाराओं में एफआईआर होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यहां तक कहा कि इस मामले की जांच किसी दूसरे राज्य में होना चाहिए, बंगाल में जांच भी संभव नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड पर कोई भी आदेश नहीं दिया। तो दूसरी तरफ बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के आरोपों पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने ईडी की छापेमारी को गुमराह करने वाला बताया। सिंघवी ने कहा कि ईडी ने छापेमारी की शुरुआत सुबह 6:45 से की, लेकिन राज्य पुलिस को सूचना दी जाती है 11:30 बजे। मतलब साफ है कि वो सिर्फ कागजी काम पूरा करना चाहते थे और ये सूचना भी एक ईमेल के जरिए दी गई। ईमेल के सहारे ईडी अपनी कानूनी कमियों को छिपाना चाहती थी। सिंघवी ने ईडी के सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर भी सवाल उठाया और कहा कि ईडी एक ही मामले में एक साथ कई अदालतों में जा रही है। ये मामला पहले से ही कलकत्ता हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले ही ईडी सुप्रीम कोर्ट आ गई। उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था। तो वहीं बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी की छापेमारी को बंगाल चुनाव से जोड़ दिया। सिब्बल ने कहा, आईपैक पश्चिम बंगाल में चुनावों में टीएमसी के लिए काम कर रहा है। उसके पास चुनाव में जुटा डेटा है। चुनावी डेटा गोपनीय होता है और वो सब वहीं रखा जाता है। चुनाव के बीच में वहां खबर क्यों जानी थी? ईडी कोयला घोटाले की बात कर रही है। इस मामले में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड किया गया था। तब से वे क्या कर रहे थे? चुनाव के बीच में इतनी दिलचस्पी क्यों? आईपैक के पास पार्टी का मटेरियल है, इसीलिए ईडी वहां गई थी। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी की अधिकांश डिमांड नहीं मानी। सिर्फ ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। फरवरी में ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का ऐलान भी हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।